हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता था कि सीआरपीएफ और जो है एमटीएस, उसके बारे में वीडियो डाल रहा था। जैसा कि आपको बताया था कि जो आपके टेस्ट हैं और आपके जो है पिछले एग्जाम हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन सारे जो आए हुए एग्जाम में वही क्वेश्चन है, तो कराऊंगा इसमें। और एक वीडियो अपलोड हो चुकी है 1 से 10 तक के क्वेश्चन की, जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया। अब बहुत ही अच्छा जो इसमें आपका जो रहा। तो ठीक है, देखते हैं आगे इसमें और इस क्वेश्चन में कि आगे क्वेश्चन कैसे कैसे दिए गए हैं। इनको सॉल्व करेंगे। सभी लोग अपनी नोटबुक लेके आ जाएं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा उनको कॉपी पे अपने अच्छे से नोट करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला नंबर। यहाँ पे देखिए 11 नंबर, क्योंकि 10 तक के क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने करा देते पिछली वीडियो में। अगर जो वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, फिर बाद में इसको जाके देखिए, तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका जो ओजोन परत है, ओजोन या दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपका सभी को पता हो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। बोलिए सही है कि नहीं? है पता था कि नहीं? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या है, ठीक है, मनाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई? पूछा गया कि चित्रकला की जो मुगल शैली है वो निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुई? बाबर, यहाँ पे देखिएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुगल काल की स्थापना कब होती है और कौन करता है? मुगल काल की स्थापना कब होती है और कौन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं। कुछ बातें हैं मुगल जो काल के बारे में जिनको हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मुगल काल आपका जो है, मुगल काल आपका जो है वो माना जाता है 1526 ईस्वी से क्या होता है, शुरुआत इसकी मुगल काल की हो जाती है। कौन करता है? तो कौन करता है? बाबर करता है। ठीक है, कौन करता है? बाबर करता है। और जो बाबर है इसको क्या कहते हैं? इसको जो है बाबर को प्रथम शासक कहते हैं। प्रथम शासक किसका कहते हैं? मुगल का। जब भैया सबसे पहले मुगल में बाबर आए तो जो यानी इसकी स्थापना कह लो या इसका प्रथम शासक कह लो, कौन हो जाएगा? बाबर ही हो जाएगा। तो मुगल काल की अगर जो बात चल रही है तो सबसे पहले जो है 1526 ईस्वी में बाबर जो है मुगल काल की स्थापना करता है, वहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो बाबर है या 5 बार दिल्ली पर पहले भी आक्रमण कर चुका होता है, लेकिन जो है वो विजय नहीं होता है। ठीक है, उसमें हार जाता है, लेकिन हार नहीं मानता है और फिर यह अपने देश या जहां का रहने वाला होता है वहां वापस चला जाता है। उसके बाद 1526 ईस्वी में यह पानीपत के प्रथम यहाँ पे होता है, जब पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है तब जो है किसकी किसकी लड़ाई होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी की जब लड़ाई होती है, किसके बीच होती है? बाबर, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। जब बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ पे बाबर जो है वो विजयी हो जाता है और यहीं से जो है वह दिल्ली पर शासक करने लगता है और जो है मुगल काल की स्थापना जो है यहाँ से कर देता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि मुगल काल की स्थापना किसने की थी? तो मुगल काल की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने की थी, कब किया था? तो 1526 ईस्वी में किया था। पहला जो है मुगल शासक कौन रहा है? तो वो भी हमारा बाबर रहा है। अगर जो पूछा था, जब पहला मुगल शासक पूछा गया है तो आपको एक मन में सवाल जरूर चल रहा है कि भैया अंतिम भी मुगल शासक हम जान ले कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेंगे कि हमारा अंतिम मुगल शासक कौन था। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताया कि अंतिम मुगल शासक कौन था। सभी लोग बताएं किसको पता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। सभी लोग बताएं। देखिए आंसर कोई भी हो, अगर जो आपके मन में कोई भी जो सवाल चल रहा है तो आप उसका जो है आंसर जरूर दिया करें। ठीक है, जैसे भी आपने हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा,
अगर जो आपको लगता है कि यह क्वेश्चन उसमें सही होने वाला है तो आप उसका आंसर जो है जरूर दिया करें। तो यहाँ पे अंतिम शासक सुन लीजिए, यहाँ पे अंतिम शासक आपका बहादुर बहादुर शाह जफर जो है, इसको क्या माना जाता है, इसको जो है अंतिम शासक माना जाता है। किसका अंतिम शासक माना जाता है, मुगल काल का अंतिम शासक माना जाता है किसको, बहादुर शाह जफर को। तो भाई बात क्लियर हो रही कि नहीं, कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है भैया कि मुगल काल की स्थापना कब होती है, 1526 बता देना है। मुगल काल का पहला शासक कौन रहता है, भैया बाबर बता देना है, यहाँ पे बाबर ठहरे। ठीक है, बाबर। तो मुगल काल की अगर जो बात होती है तो उसमें देखो मुगल काल चलता तो काफी समय तक है, बहुत से राजा रहते हैं, लेकिन कुछ राजा उनमें श्रेष्ठ रहते हैं मुगल काल में, जिनको हमको पढ़ना होता है। तो अगर जो हम राजा की बात करें तो राजा का नाम भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, अभी किनके लड़के आए हैं, उनके लड़का कौन है, उनका पुत्र कौन है, उनका पुत्र कौन है, उनका पुत्र कौन है। जितने भी राजा रहे, श्रेष्ठ राजा रहे हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, उनको हम बारी बारी से भी जान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अंतिम शासक आपका बहादुर शाह जफर रहता है और प्रथम शासक आपका रहता है बाबर रहता है। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिनमें जो बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। उससे पहले भी बाबर जो है वो दिल्ली पे 5 बार आक्रमण कर चुका होता है, लेकिन हार जाता है तो वह फिर अपने देश वापस चला जाता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि भैया जब युद्ध होते हैं, तो अगर जो युद्ध होते हैं तो उनमें जो है काफी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे युद्ध हुआ तो उनमें काफी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा धन जो है वो खर्च हो जाता है, अनाज खर्च हो जाता है, धन हथियार सब चले आते हैं उनका, इसीलिए आर्थिक समस्या आती है। तो 5 बार लड़ा है, लेकिन धीरे धीरे लड़ा है। आज लड़ा, ठीक है, तो एक डेढ़ साल रुक गया, 2 साल, उसके बाद फिर उसने युद्ध किया, 2 साल रुक गया, फिर उसने युद्ध किया, 5 बार लगातार इस तरीके से उसने युद्ध किया, लेकिन जीता नहीं, जीता 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जिनको कोई भी समस्या लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ क्वेश्चन हमारे और बनते हैं कि जो है इन्होंने जो है भारत एवं अफगानिस्तान ने अपने जो है निर्वासन के जो है दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। आपसे भाई नींव पूछा गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि चित्रकला जो है कि मुगल शैली निम्नलिखित में से किसके शासन में जो है, किसके शासन में शुरू हुई। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना कि इन्होंने क्या किया था, फारस और अफगानिस्तान में जो है अपने निर्वासन के दौरान जो है मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। भाई किसने रखी थी, तो भैया हुमायूं ने रखी थी। भाई किसके बारे में हम ये पॉइंट बता रहे थे, हुमायूं के बारे में बता रहे थे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछा था किसके समय में जो है चित्रकला जो है प्रकाशन हुई थी, तो इनके हुमायूं के समय में हुई थी, इस तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पे एक दो पॉइंट और समझ ले कि मुगल साम्राज्य जो हमारा रहता है, मुगल साम्राज्य में जो जहांगीर के काल की जो है चित्रकला को, जो हमारी जहांगीर के समय जो हमारी चित्रकला चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है स्वर्ण काल कहते हैं। जो जहांगीर के समय चित्रकला हमारी चलती है उसको हम स्वर्णकाल कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, जो जहांगीर के समय हमारी चित्रकला चलती है उसको स्वर्णकाल, ठीक है, स्वर्णकाल भी कहते हैं, स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। और जो है हुमायूं है जो, वो बाबर का क्या था, पुत्र था। भैया बाबर का क्या था, पुत्र था। बाबर का पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र हमारे कौन था, बाबर का पुत्र हमारे हुमायूं था। ठीक है, कौन था, हुमायूं था। यहाँ पे देखिए भैया बाबर, ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे हो गए पिता, और ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे हो गए पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले जब 1526 ईस्वी में ठीक है, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो सबसे पहले मुगल काल में कौन आते हैं, मुगल काल में सबसे पहले आते हैं भैया हमारे बाबर। और बाबर, बाबर के बाद भाई बाबर के लड़के का क्या नाम था, तो बाबर के कितने लड़के थे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बाबर के 4 लड़के थे। बाबर के पुत्र कितने थे, तो इनके पुत्र थे 4, 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का क्या नाम था, हुमायूं था। क्या नाम था, हुमायूं था। बोलो था कि नहीं था। और यहाँ पे एक बात, जब नाम इनका आ ही गया है तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेंगे कि जो बाबर है, या ऐसा प्रथम जो है बादशाह माना जाता है जिसने अपने जीवित में ही जो है क्या हुआ था, हुमायूं को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि जब हुमायूं और बाबर दोनों थे, मौजूद थे, बाबर भी जिंदा था। अधिकतर तो बाप जब पिताजी के जो है समाप्त, जब समाप्त हो जाते हैं या युद्ध में हार जाते हैं, मारे जाते हैं, या
जो उनकी जो है डेथ हो जाती है, उसके बाद ही उनका जो लड़का होता है उनकी वसीयत का जो है मालिक बनता है या उनकी गद्दी का मालिक बनता है, उसके उनके बाद ही जो है वो शासन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बाबर जिंदा थे, बाबर ने बूढ़े हो गए थे, ठीक है, तो और उस समय हुमायूं जो है सबसे बड़ा लड़का था बाबर का। बाबर के हमने बताया 4 लड़के थे, तो भैया जो सबसे बड़ा लड़का कौन था, तो सबसे बड़ा लड़का हमारा था हुमायूं। तो हुमायूं को जो है शासन करने के लिए आदेश देते हैं कि जो है राजाभिषेक करवा देते हैं इसका, कि आज से जो है तुम यहाँ के राजा हो, तुम ही शासन करोगे यहाँ के, ठीक है। तो बाबर का लड़का कौन था, बाबर का लड़का हुमायूं था। हुमायूं का लड़का कौन था, तो भैया हुमायूं के लड़के हमारे बहुत ही फेमस रहते हैं, अकबर। हुमायूं का लड़का कौन था, अकबर था, ठीक है। अकबर के बाद अकबर के पुत्र कौन थे, तो भैया अकबर के पुत्र थे जहांगीर। अकबर के पुत्र कौन थे, अकबर के पुत्र थे जहांगीर। जहांगीर के यदि पुत्र पूछे जाते हैं तो रहते हैं शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ये वही शाहजहां नूरजहां की याद में कितना प्रेम करते थे बताओ। नूरजहां की याद में इन्होंने अपनी वाइफ, अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवा दिया, ठीक है। आप तो 10 रुपए की टिक्की खिलाने को कह दो ना तो आंखें मुंह बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन भैया ताजमहल बनाने की कोशिश करेगा अपनी पत्नी की याद में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्होंने तो ताजमहल बना दिया था, ठीक है। और शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां के बाद सबसे जो लास्ट में आते हैं वो आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो जो लास्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसमें ये श्रेष्ठ राजा के लास्ट माने जाते हैं। बाकी सबसे लास्ट तो राजा रहता है हमारे जो रहते हैं बहादुर शाह जफर रहते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे बाबर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे मुगल के जितने भी श्रेष्ठ राजा रहते हैं, श्रेष्ठ में ये सबसे ज्यादा आते हैं। पहले नंबर बाबर आता है, दूसरा हुमायूं आते हैं, तीसरे अकबर आते हैं, और चौथे की अगर जो बात करें तो जहांगीर, पांचवे की शाहजहां और छठे की औरंगजेब। ये हमारे श्रेष्ठ राजा रहते हैं। बाकी वो हमारे रहते हैं लेकिन इनको कम पढ़ना पड़ता है, ये ज्यादा मतलब जो है श्रेष्ठ रहते हैं। अगर जो बात करें कि इन 6 जो शासक हमारे रहते हैं इनके समय में क्या क्या बना, ठीक है। इनके शासन काल में कला से जो है बड़ी जो है कला से मतलब क्या क्या बना है यहाँ पे, मतलब इन्होंने कला में जो है उसमें कला का जो विकास किया हो उसमें मतलब क्या क्या इमारतें बनाई, क्या क्या उपलब्धियां दी, उनके बारे में हमको बताना है आपको, ठीक है। इनको जो है कला से बड़ी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी प्राप्त हुई सारे यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इनके ये एक के शासन काल में नहीं, ये जो जितने भी 6 रहते हैं, 6 मुगल रहते हैं, 6 मुगल रहते हैं, इनके पूरे के शासन काल में इनका निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ, यहाँ इसको एक साइड में नोट कर सकते हैं कि भाई ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल किसने बनवाया अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या नाम बताया था। ताजमहल बनवाया गया, ठीक है, बनवाया। लाल किला भी मुगल शासन काल में भी बना था, लाल किला भी बना। तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो जामा मस्जिद कहाँ है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जामा मस्जिद जो है ये भी जो है बनती है, ठीक है। जामा मस्जिद भी जो है मुगल शासन काल के समय में बनती है, ठीक है। और आपका आ जाता है बीवी का मकबरा, मकबरा बीवी का मकबरा। 5 नंबर की यदि हम बात करें तो आ जाता है मोती मस्जिद जो है वो भी हमारा किसके समय में बना था, वो भी हमारा जो है मुगल शासन काल के समय में बना था। मोती जो है मोती मस्जिद इन्हीं के समय बनता है। और तख्त ए ताउज जो है वो भी कब बनता है, वो भी जो हमारा है इसी में बनता है, मुगल शासन काल के समय में। तख्त ए ताउज, ठीक है, ये भी हमारा मुगल शासन काल के समय बनता है। और इत्यादि यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत सी चीजें बनी है लेकिन इतनी जो चीजें रहती हैं वो जो फेमस रहती हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कोई छूट रही हो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। कोई छूट रहा तो बता सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा रहता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार इसको जो है मैं यहाँ पर देख लेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने इसके बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। क्वेश्चन कह रहा था कि जो है चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुई, तो किसके शासक के समय शुरू हुई थी, हुमायूं के शासक के समय में शुरू हुई थी। बताया जाता है कि यह जो है जब जंगल में होते हैं तो इन्होंने एक पक्षी को जो है चित्रित करते हैं, या जो इनके वो होते हैं, इनके जो चित्रकार होते हैं उनको साथ में लेके चलते हैं ना, इनको चित्रकला का काफी शौक था बताया जाता है।
तो जंगल में पक्षी जो होता है उसको देखते हैं तो उसको पकड़वा करके उसका जो है चित्रण करवाते हैं। वहीं से जो माना जाता है कि जो है चित्रकला की, मुगल शैली में चित्रकला की हुमायूं ने अपने शासनकाल में जो है उसका जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मुगल शैली की स्थापना 1526 में बाबर करते हैं। 5 बार आक्रमण कर चुके होते हैं, उसके बाद जीतते हैं और प्रथम विश्व युद्ध जब होता है और बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ठीक है, अंतिम मुगल जो शासक आपका रहता है बहादुर शाह जफर रहता है। ठीक है, बाबर और हुमायूं। ठीक है, बाबर और हुमायूं, यहाँ पे देखिए बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं था। 1526 में मुगल, यहाँ पे देखिएगा बाबर, बाबर का लड़का आपका हुमायूं, बाबर का लड़का आपका हुमायूं होता है, हुमायूं, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जो आपका है जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब। सबसे खतरनाक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, और इन्होंने, औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने जैसे ताजमहल, वो है ताजमहल एक, वो भी है, लेकिन एक ताजमहल जो है ब्लैक ताजमहल है, जो कि ब्लैक संगमरमर से बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कहाँ बना हुआ है भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहाँ बना हुआ है। ब्लैक, बिल्कुल ताजमहल का ही मतलब नकल उसकी उतारी गई है, लेकिन वो जो है थोड़े ब्लैक से बना हुआ, बस इतना ही अंतर है। ये जो कुछ बिल्डिंगें बनाई हुई थी इस समय उनके हैं मुगल शासनकाल में। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, मोती जो कोई मस्जिद है और तख्त ए ताऊद। ठीक है, ताजमहल, लाल किला इत्यादि बहुत सी बिल्डिंगें बनी है। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? इसका आंसर हुमायूं हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्वेश्चन कोई भी हो, अगर जो क्वेश्चन का आंसर भी हमको जानना है तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम पढ़ लेते, आपको बता देते कि इसका आंसर ये होगा। आपको बात समझ में आती कि नहीं? केवल आंसर आप जान जाते इसका होगा, लेकिन आपने उस माध्यम से हमने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना के, अब क्वेश्चन कैसे भी आए कि जो है मुगल काल का अंतिम शासक, मुगल काल का पहला शासक, मुगल काल की नींव कब पड़ी थी, मुगल काल का तीसरा शासक कौन था, मुगल काल के समय में क्या क्या मस्जिदें बनवाई गई थी, स्वर्ण काल किसको कहते थे, तो भैया जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहते थे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर जो क्लियर हो गए तो वीडियो को ठोक करके लाइक करो, लाइक को सभी करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब खत्म किया गया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही छपने वाला क्वेश्चन भैया पूछा गया है कि जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? ऑप्शन पहला, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन 1793, दूसरा ऑप्शन 1813, तीसरा ऑप्शन जो है 1784 और चौथा ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन 1833 है। इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके सभी लोग हमको बता दें। तो यहाँ पे देखिएगा, कुछ यहाँ पे हम बातें इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब तक उसके बारे में बताओ ना, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन ना करो, साला मजा नहीं आता है पढ़ाते हुए, ना ही आपको पढ़ते हुए मजा आएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 1813 का एक्ट जो होता है, 1813 का जो एक्ट होता है, यहाँ पे देखिएगा 1813 का जो एक्ट होता है उनमें कहा गया कि जो शिक्षा पर 1 लाख का जो है प्रावधान रखा जाएगा। यानी 1813 का जो हमारा एक्ट था उसमें क्या एक बात कही गई थी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा जो हमारी है, एजुकेशन हमारी जो है, शिक्षा में या शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान, 1 लाख का प्रावधान रखा गया। ठीक है, बात समझ में आएगी? और यह कब व्यापार जो है, व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो 1813 में ही व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था। उसी समय शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान रखा गया था। बात समझ में आई कि नहीं है? सभी लोग बताएं। और इसमें क्या हुआ था? और इसमें ईसाई मिशनरी का जो है वो मतलब बढ़ावा उसको दिया गया था। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो ईसाई धर्म को जो मानते हैं वो उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या होता है कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं उसको मानते हैं, वो उसका प्रचार भी कर सकते हैं और किसी से कह भी सकते हैं कि अगर जो आपको हमारा धर्म अच्छा है, आपको लगता है तो आप हमारे धर्म में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, या किसी का विरोध नहीं करते थे, वो अपने धर्म की केवल प्रचार करते थे। ठीक है, समाज में उसको बताना चाहते थे इस बारे में कि हम इस धर्म के, इसमें ये है, मतलब जो कुछ भी हो टू जेड, लेकिन उसका प्रचार करते थे, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें ईसाई मिशनरी का यही अर्थ होता है, सिंपल भाषा में ऐसे ही समझ लीजिए आप। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक पूजा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? यहाँ पे देखिए कि धार्मिक पूजा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो भैया अगर जो धार्मिक पूजा की हम बात करें तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 25 में जो है इसका जो है अधिकार बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 25 में बताया गया है। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 25 में
जो है धार्मिक पूजा का जो अधिकार बताया गया। और अनुच्छेद अनुच्छेद जो 26 है इसमें क्या था जानते हो, इसमें हमारा जो है धार्मिक कार्य जो है प्रबंध उसके बारे में बताया गया है। अगर जो 25 की बात करें तो धार्मिक पूजा, इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन रहता है सभी को, धार्मिक पूजा किस में रहेगा, तो धार्मिक पूजा रहेगा 25 में। और क्या रहेगा, और धार्मिक ये भी है, धार्मिक ये भी है, लेकिन वो पूजा है और ये हमारा कार्य है। ठीक है, पहले पूजा बाद में कार्य, तो अगर पूजा आती है तो अनुच्छेद 25, जो कार्य आता है तो अनुच्छेद 26। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनुच्छेद धार्मिक कार्य जैसे भंडारा करवाना, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब धार्मिक कार्य हो जाते हैं, इसमें भंडारा भी आ जाता है हमारा, ये हमारा किस में आता है, ये अनुच्छेद 26 में आता है। बात समझ में आई कि नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि न्याय का झरना किस अनुच्छेद को कहा जाता है। 15 नंबर, न्याय का झरना किस अनुच्छेद को कहा जाता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद जो है 35 को कहते हैं, सभी लोग बताएं। न्याय का झरना किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो भैया न्याय का झरना जो है वो अनुच्छेद हमारे 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज बताएं हमको कि जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूं, उनका जो आंसर बताएं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। और कितनी रिट जारी की जाती हैं, जो हमारा अनुच्छेद है उनमें जो है रिट कितनी जारी की जाती है, रिट कितनी जारी की जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर बताएं सभी लोग। और आर्टिकल जो 32 है उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारा यह आर्टिकल 32 है इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, सभी लोग बताएं। ये जो इतने क्वेश्चन आप सबके सामने लिखे गए हैं इनका आंसर जो है 5 मिनट में जल्दी से आ जाना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है इनका सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि न्याय का झरना किसको कहते हैं, तो भैया जो अनुच्छेद 32 को न्याय का झरना कहते हैं। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हमारे डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जो है भीमराव जी जो हमारे हैं डॉक्टर भीमराव जी हैं, जो उनको क्या कहते हैं, उनको जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और रिट कितनी जारी की जाती है, तो रिट भैया 5 जारी की जाती है, कतई भूलना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 जारी की जाती है। और आर्टिकल 32 में जो क्या है, आर्टिकल 32 में जो है उसको न्याय का झरना कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, न्याय का झरना कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था आर्टिकल 32 का, तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 32 का उद्देश्य था, मूल अधिकारों का जो है संरक्षण, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो हमारा आर्टिकल 32 का क्या था, उद्देश्य था। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी एचसी, जो हमारा हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है वह किस आर्टिकल में है। जो हमारा हाई कोर्ट जो है, जो हमारे हाई कोर्ट होता है वो हमारा रिट जारी करता है। सभी को पता है कि रिट जारी कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। तो पूछा गया कि आर्टिकल वह किस आर्टिकल में है, वह किस आर्टिकल में है जो रिट जारी करता है। तो इसका आंसर भी सभी लोग बताएं। तो भैया वो हमारा कितने में है, वो हमारा 226 आर्टिकल में है। और एक चीज हमको बताया कि हाई कोर्ट जो है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो हाई कोर्ट को है जो उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय है। और इसमें हाई कोर्ट कितने हैं, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, हाई कोर्ट कितने हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन बता दीजिए कि मूल अधिकारों का जो है संरक्षक किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन बन ही रहा है तो इसको भी यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। मूल अधिकारों का रक्षक कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, बात एक ही है। रक्षक किसे कहते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो हमारा जो मूल अधिकार होते हैं उनको जो है उनका जो है रक्षक किसे कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है, सुप्रीम कोर्ट को जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहते हैं। और आर्टिकल 32 जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि मूल अधिकार का संरक्षण, इसको हम FR से भी जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, हमने द्वितीयक लिखा था, ठीक है, द्वितीयक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में और तृतीयक सेक्टर में, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, बस इतना ही आपको, अगर जो आता है इतना ही आप बता सकते हैं तो आपका क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्राथमिक सेक्टर होता है, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर जो हमारा होता है, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कृषि हो गया, ठीक है, और उत्खनन हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे इसी में आते हैं। और खनन हो गया, ठीक है। अगर जो द्वितीयक सेक्टर की हम बात करें, द्वितीयक सेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे विनिर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और जो है लौह इस्पात हो गया, ठीक है, ये सब किस में आता है? ये तो ये सब हमारे द्वितीयक सेक्टर में आता है। और पापे हो गया, पापे हो गया, ये हमारा द्वितीयक सेक्टर में आता है। अब बात करते हैं तृतीयक सेक्टर की, तृतीयक। अच्छा ये बताइए, पापे को क्या कहते हैं हिंदी में? ये पापे जो वर्ड आया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और तृतीयक सेक्टर में क्या आता है? तृतीयक सेक्टर में बैंकिंग आता है, बैंकिंग आता है, सेवा आता है, सेवा आता है, और आपका हॉस्पिटल आता है। ये सब किसमें आता है? ये सब हमारा तृतीयक सेक्टर में आता है। तो भैया तीनों सेक्टर आपके सामने लिखे हैं कि प्रथम सेक्टर कौन है, तो प्रथम सेक्टर में उत्खनन आपका आ जाता है, ठीक है। प्रथम सेक्टर में क्या आता है? प्रथम सेक्टर में आपका क्या जाता है? प्रथम सेक्टर में आपका कृषि आता है, उत्खनन आता है, खनन आता है। द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण आता है, लौह इस्पात आता है, पापे आता है। तृतीय सेक्टर में बैंकिंग आता है, सेवा आता है, हॉस्पिटल आता है। तो भैया पूछा था हमने, पापे किसे कहते हैं? पापे किसे कहते हैं? जो चाय के साथ खाए जाते हैं ना, चाय में डुबो करके, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पापे। क्या बोलते हैं? जो चाय के साथ खाए जाते हैं, चाय में डुबो करके, उसको बोलते हैं पापे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉ इस्पात में कम ज्यादा लोग जो मतलब रोजगार हैं, कि बैंकिंग में सबसे मतलब कम रोजगार, यहाँ पूछा क्या गया था? कार्य की करने वाली क्षमता की अधिकतम संख्या पूछा गया है भैया, अधिकतम संख्या बतानी। तो अधिकतम संख्या भैया कृषि में होगी, उत्खनन में होगी, खनन में होती, तो मैं प्राथमिक सेक्टर, आंख मीच करके प्राथमिक सेक्टर मार दो, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पापे समझ में आया किसे कहते हैं? अब चाय के साथ पापे ही खाना है सभी को। इंडिया हाउस अवस्थित है, पूछा गया है। इंडिया हाउस लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो इंडिया हाउस को सबसे पहले याद करते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस का निर्माण किसने कराया था? तो श्याम जी, श्याम जी कृष्ण, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडिया हाउस का जो है निर्माण कराया था। ये हमारे कौन थे? ये हमारे भारत माँ के असली पुजारी थे। इनको जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, इनको हम भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? तो ये भारत माता के, ये भारत माता के क्या थे? ये असली पुजारी थे। असली क्या थे? असली पुजारी थे, ठीक है। ये भारत माता के क्या थे? असली पुजारी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो सभी लोग इनको एक बार नमन करें, ठीक है। ये भारत माता के असली पुजारी कहते हैं, इनको भारत माता का असली शेर कहते हैं, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं कि इंडिया हाउस अवस्थित कहाँ है, तो इंडिया हाउस की अगर जो बात करते हैं तो ये हमारा लंदन में अवस्थित है। इंडिया हाउस में होता क्या था कि जैसे हम यहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के, भारत देश के रहने वाले हैं, अगर जो हमको पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ता है या कहीं विदेश जाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता था कि इंडिया हाउस में जो होता था कि एक जो है बिल्डिंग तैयार की जाती थी। वहां पे क्या किया थी? बिल्डिंग से तैयार की गई। तो जो इंडिया से लोग जाते थे पढ़ने के लिए, लंदन जैसे पढ़ने के लिए गए, तो वहां रुकते थे वो, उनको रुकने की, खाने पीने की अच्छी जो है सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तो उसका जो है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडिया हाउस कहा जाता था। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस का मतलब क्या होता है? इंडिया हाउस का फुल फॉर्म होता है कि भाई इंडिया, इंडिया ने हमारा भारत देश, और हाउस का मतलब है बंगला, ठीक है। तो वह स्थान जहां पर इंडिया के लोग रहते हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडिया हाउस। अब ये किसके समय बना था? तो यह उस समय अंग्रेज हमारे जो हैं, अंग्रेज हमारे भारत पे क्या है, भारत पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये उसी समय बन के तैयार हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
विश्व जो है प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सफर के पेंटर कौन है, पूछा गया है। माइकल एंजेलिको, एम.एफ. हुसैन, रवि वर्मा, लियोनार्डो दा विंची। चार यहाँ पे कलाकार दिए हुए हैं, इनमें से कौन से हैं जो अंतिम भोज एक पेंटिंग है, अंतिम भोज को लास्ट सफर भी कहते हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। इसको जो लास्ट सफर भी कहते हैं, तो इसके जो है इनको जो है बनाया किसने था। तो लास्ट लास्ट सफर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट सफर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कहा गया है हिंदी में कि दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन जो है लास्ट सफर का मतलब होता है दोपहर का भोजन। और अंतिम भोज का मतलब क्या है कि जिन्होंने यह पेंटिंग बनाई है उन्होंने एक संदेश हमको दिया है कि जो पेंटिंग में बने हुए हैं, जो पेंटिंग बने रहे उनका यह क्या है, लास्ट भोजन है। यानी कि उस भोजन में जरूर कुछ ना कुछ होगा कि वो भोजन खा करके वो जो है स्वर्ग सिधार जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसी प्रकार से संदेश दिया गया है। तो अंतिम भोज का मतलब हो गया, अंतिम भोज की पेंटिंग में ईसा मसीह देखो बनाए गए हैं, सिंपल सा फंडा है, उसमें ईसा मसीह दिखाए गए हैं और ईसा मसीह जो है एक मतलब बैठे हुए हैं, मतलब भीड़ में बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं और खाने को खा रहे हैं। तो अंतिम भोज इसीलिए उसका नाम रखा गया, उस खाने खाने के बाद वो मतलब जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इस पेंटिंग का नाम अंतिम भोज रखा गया है कि ईसा मसीह उसको खा करके और जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो भाई खाने में ऐसा क्या होता है कि वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो खाने में जहर मिला हुआ होता है। जो हमारे ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह हैं, वो उनको पता था कि खाने में क्या है, जहर मिला हुआ है, फिर भी वो बात यह जानते हुए भी जो है उस खाने को खा रहे थे और उनको पता था कि इसमें पहले से जहर मिला है। अगर तो आपको पता चल जाए ना इसमें से पहले मक्खी पड़ी है तो आप खाएंगे नहीं खाने को, चाय होगी तो फेंक देंगे, उसको पिएंगे नहीं, मक्खी केवल गिरने से। उनको पता था कि इसमें बताओ जहर है, उन्होंने उस खाने को खाया। ठीक है। तो माइकल एंजेलिको की बात करें यदि हम, तो माइकल एंजेलिको को इसको नहीं बनाया था, एम.एफ. हुसैन ने भी नहीं बनाया था, राजा रवि वर्मा ने भी नहीं बनाया था। यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। तो भैया लियोनार्डो दा विंची बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारे हैं वो हमारे कलाकार रहते हैं, इनकी जो है जितने भी तस्वीरें पेंटिंगें बनाई हुई हैं सारी बहुत ही प्रसिद्ध रहती हैं। सबसे प्रसिद्ध की तो हम बात करते हैं तो उसका नाम भी बता दो कि मोनालिसा पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, मोनालिसा पेंटिंग का नाम आपने सभी सुना होगा। तो यह भी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ठीक है, कब तक बनाई थी, तो माना था कि 1500 से इन्होंने शुरुआत की थी और जो है 1504 तक के बीच का समय इन्होंने लिया था और इस बीच में इसको जो है बना दिया था, ऐसा माना जाता है। पर लियोनार्डो दा विंची ने जो मोनालिसा का समय यही बताया जाता है, क्लियर नहीं मिलता है। और अभी जल्दी में क्या हुआ था, हाँ एक बात जल्दी में याद रखिए कि जब जल्दी में वहां भैया ये कहाँ रखी है, तो यह लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखी है। मोनालिसा कहाँ रखी है, तो यह हमारा कहाँ रखी है, यह हमारे लुब्र संग्रहालय कहाँ रखी है, पेरिस में रखी है। तो अभी हाल ही में एक आदमी गया था वहां मोनालिसा को देखने और केक खा रहा था, पता नहीं उसको पेंटिंग में ऐसा क्या लगा, उसने केक ही फेंक दिया पेंटिंग पे। क्या हो गया, केक जो है थाली में फेंक दिया पेंटिंग में। तो जो है उसको अब जो है शीशे के अंदर ढक करके यानी सुरक्षा, जो कड़ी से कड़ी सुरक्षा जो है दे करके इस पेंटिंग को रखा गया है। कहाँ रखा है, लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा है, कतई भूलना नहीं है। और विश्व का अगर जब पूछा जाए सबसे बड़ा संग्रहालय जो क्या है यहाँ पे उधर का, तो लुब्र संग्रहालय ही इसको कहा जाता है। ठीक है। लियोनार्डो दा विंची किस समय के हैं, लियोनार्डो दा विंची किस समय के हैं, तो यह हमारे लियोनार्डो दा विंची जो है वो हमारे उच्च पुनर्जागरण जो है उच्च पुनर्जागरण के समय के हैं हमारे कौन, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। लियोनार्डो दा विंची का अगर जो हम जन्म कहते हैं भाई, लियोनार्डो दा विंची बहुत ही यानी फेमस कलाकार रहते हैं, तो भैया इनके बारे में तो कुछ तो बातें जानना जो है जानना बहुत जरूरी है। तो लियोनार्डो दा विंची अगर जो हम कहें लियोनार्डो लियो लियोनार्डो दा विंची का जो है जन्म कब होता है, तो 15 अप्रैल 1452 को लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है। कहाँ होता है, तो इटली में होता है। कहाँ होता है, इटली में होता है और फ्लोरेंस में होता है, फ्लोरेंस में होता है, इटली फ्लोरेंस में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है। और वहां एक गांव पड़ता है, इटली फ्लोरेंस में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम था विंची। गांव का नाम क्या था, विंची। इसीलिए इनको लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इनको लोग कहते हैं लियोनार्डो दा विंची। बात समझ में आई कि इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लियोनार्डो दा विंची कहते हैं। अब बात करते हैं भाई इनके पिता के बारे में। तो इनके जो पिता रहते हैं, पिताजी इनके जो रहते हैं लियोनार्डो दा विंची के, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, वो एक जो है वकील होते हैं। क्या होते हैं, वकील। उस समय एक जो क्या होते हैं, एक वकील होते हैं। ठीक है, जिन्होंने इनको जन्म दिया था, उनके पिता जो कि क्या थे, वकील थे। और जो मोनालिसा की अगर जो हम बात करते हैं, मोनालिसा की बात करते हैं, ये कहां गई, ये रही हमारी मोनालिसा, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह पेंटिंग के बारे में अगर जो हम बात करें
तो यह क्या है, यह एक व्यापारी रहता है, एक व्यापारी रहता है इनके लियोनार्डो दा विंची के समय में। वो क्या होता है, वो व्यापारी की एक पत्नी होती है जो कि कितने वर्ष की होती है, जो कि 24 वर्ष की होती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है डेव जो कांदा, उसका नाम होता है। इन्होंने कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने डेव जो कांदा की 24 वर्षीय पत्नी या व्यापारी की 24 वर्षीय पत्नी डेव जो कांदा को देख करके यह जो मोनालिसा है उसको संग्रहित किया था या उसको बनाया था, ऐसा मानना इनका है। इनके पिता पिता का अभी यहाँ पे हमने चर्चा किया था, तो इनके पिता का नाम अगर जो हम पूछे तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम वेरेचियो इनके पिता का नाम था, जिसको भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, जो है लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु कब होती है, ये इनके पिता की मृत्यु नहीं होना, कंफ्यूज नहीं हो, इनके इनकी मृत्यु है, जो इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु जो है 2 मई जो है 1519 ईस्वी को कहाँ होती है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, फ्रेंच में जो इनकी है, फ्रांस में जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, मोनालिसा की बात कर रहे थे। तो 24 वर्षीय पत्नी थी एक व्यापारी की, डेओजो कांदा जिसका नाम था, उन्होंने कहा जाता है कि देख करके इसको संग्रहित किया था। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह पेंटिंग जो है अपनी जो रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जितने भी लेखक, जितने भी महान साइंटिस्ट में जो है इन्होंने इसकी रिसर्च की है, उन्होंने हर बार में उसकी एक अलग ही मुस्कान पाई है। यानी अभी हम गए, देखा अपनी मशीनों से, यंत्रों से, तो जो है मोनालिसा मुस्कुरा रही है। दूसरे गए तो कहता है इस ऐसे एंगल से नहीं, दूसरे एंगल से मुस्कुरा रही। तीसरे गए तो कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा रही। चौथे गए तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, वो तो नीचे की तरफ देख के मुस्कुरा रही है। मतलब कैसे भी मुस्कुरा रही है। आज तक कोई यही नहीं जान पा कि वो मुस्कुरा कैसे रही है। इसीलिए इस पेंटिंग को जो है रहस्यमय मुस्कान के लिए जाना जाता है। ठीक है, 21 गुणे 30 इसकी लंबाई है। टोटल की लंबाई कितनी है, 21 गुणे 30 इसकी लंबाई, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, इतनी छोटी भी नहीं है। और कहा जाता है उस समय ना ही ब्रश थे ना ही कुछ थे, तो सोचो कि इतना बारीकी से काम किया था कि विंची ने अपने जो है दाई हाथ, जो है दाई आंख में क्या है, विंची के सिग्नेचर भी हैं। लेकिन बताओ कितना छोटी सी पेंटिंग में, मतलब इतनी छोटी सी पेंटिंग में विंची ने, उस समय ना ही ब्रश चलते थे ना ही जो है कलर, तैल रंग का माध्यम तो राजा रवि वर्मा के समय में होता है, जो कि राजा रवि वर्मा बहुत ही आगे भी हैं, 1500 की बात चल रही है, बहुत ही पीछे हैं। उस समय भी इन्होंने जो है उसकी दाई आंख में जो अपने सिग्नेचर किए थे, जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि आप नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं सिग्नेचर। आप इसी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जो हैं अच्छे, कितने महान कलाकार रहे होंगे। और उसके बाद कौन आता है, विंची रहते हैं, ये हमारे उच्च पुनर्जागरण काल के रहते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर विंची को पढ़ते हैं, उसके दूसरे नंबर पर किसको पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं माइकल एंजेलो को पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें उच्च पुनर्जागरण के 3 ही कलाकार फेमस रहते हैं, एक विंची लियोनार्डो विंची रहते हैं, माइकल एंजेलो के रहते हैं, और तीसरे नंबर के हमारे कौन रहते हैं, तीसरे नंबर के हमारे रैफल रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा लियोनार्डो दा विंची रहेगा। अंतिम वोट किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। खिलजी वंश ने, आपके सामने गैप है, खिलजी वंश ने गैप तथा दिल्ली पर शासन किया। यानी कि आपका जो है, आपको सन बताना है कि किस समय खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, वहां भी दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे वंश की हमारे जो दिल्ली सल्तनत के वंश यहाँ पे सारे जानेंगे। तो सबसे पहले जी आता है, फिर हमारा के आता है, फिर हमारा टी आता है। तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब हमारा गुलाम वंश है। तो 1206 और जो है 1290 तक जो है इसका जो है, जो हमारा कब तक जो गुलाम वंश कब तक रहेगा, 1206 से 1290 तक हमारा रहता है गुलाम वंश। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। और के मिस क्या होता है, के मिस हमारा खिलजी वंश होता है, जो कि 1290 से चलता है। यहाँ पे सॉरी 1290 था, 1290। ठीक है, तो 1290 से जो है 1320 तक हमारा क्या चलता है, 20 तक हमारा खिलजी वंश चलता है। और टी का मतलब क्या था, तुगलक वंश। तो 1320 से जो है 1414 तक हमारा क्या चलता है, वो हमारा चलता है, टी से हमारा चलता है जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब चलता है, तो 1320 से जो 1414 तक तुगलक वंश चलता है। और हमारा ये से क्या होता है, सैयद वंश। सैयद कब से चलता है, तो 1414 से 1451 तक हमारा कौन सा चलता है, सैयद वंश। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। और एल से हमारा क्या होता है, तो 1451 से जो है 1526 जो हमारा यही लास्ट रहता है। इसके बाद क्या चलता है, लोधी वंश।
यहाँ पे देखिए एक सीरियल आपको बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बताओ कुछ सीरियल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपसे पूछा क्या गया था कि भैया ये जो है गुलाम वंश पूछा गया था, खिलजी वंश पूछा गया था। तो खिलजी वंश कब से चलता है? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1290 से 1320 हमारा पहला ऑप्शन मिल गया, यही हमारा खिलजी वंश सही है। यहाँ पे देखिए कि 1200 से हम देखते हैं, 1206 से 1290 तक हमारा गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। और देखो 1206 से 1290 चलता है गुलाम, फिर 1290 से 1320 तक चलता है खिलजी वंश, फिर 1320 से 1414 तक चलता है आपका तुगलक वंश, और 1414 से 1451 तक चलता है सैयद वंश, और 1451 से 1526 तक चलता है लोधी वंश। और उसके बाद हमारा पड़ती है किसकी? मुगल काल की स्थापना 1526 में, जो कि बाबर डालते हैं। अभी पिछले आपने पढ़ा था, सारी जानकारी आपने उसमें ली थी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बैडमिंटन जो हमारा है, इसको हम पहले पूना के नाम से भी जानते थे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। और इसको जो है ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1992 में जो है बैडमिंटन को जो है ओलंपिक में क्या कर दिया था? शामिल कर दिया था। शामिल किया गया, शामिल जो है किया गया, ठीक है, शामिल किया गया था, किया गया था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इंडोनेशिया राष्ट्रीय खेल कहाँ का? तो यह इंडोनेशिया का क्या है? जो हमारा बैडमिंटन है, ये हमारा कहाँ का है? इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, इंडोनेशिया का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। और यह हमारा जो बैडमिंटन है, या क्या हमारा इंडोनेशिया का जो है क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और 1992 में इसको जो है ओलंपिक में क्या गया था? शामिल किया गया था। यदि भूटान का हम पूछते हैं, यदि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सभी लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि भूटान का भैया राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी जो है वो भूटान का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। बात समझ में आई कि नहीं? बांग्लादेश का यदि पूछते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी जो है, वो बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, धन्यवाद।